हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के पैरा से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन सीरीज़। और जो पहला पेपर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये आपका पॉलिटिकल साइंस का है। और ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर फर्स्ट है। पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान। और पेपर नंबर फर्स्ट आपका जो है पॉलिटिकल साइंस का राजनीतिक विज्ञान का, जिसका टाइटल है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब भारतीय प्रशासन। तो इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करेंगे। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये आपका बीए सेमेस्टर 6 का जो आपके एक सेमेस्टर एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए आपका जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। सारे जितने भी आपके टॉपिक हैं, यूनिट 4 टोटल 4 यूनिट आपके होते हैं हर सिलेबस में, उन चारों यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मिला के मैंने टोटल 400 क्वेश्चंस का एक कलेक्शन सेट किया है। और इसमें हम लोग वो सारे 400 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बता दूं, आप वीडियो की स्पीड को 1.5 या 1.7x पे जितना भी आप चाहो बढ़ा के देखना। इससे आपका जल्दी भी कंप्लीट हो जाएगा, चीज़ें आपको जो है ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और समझ में भी तो आएंगी। वैसे भी आप स्पीड बढ़ा के देखो या नॉर्मली देखो, ठीक है। सो फिर से बता दूं, पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय प्रशासन, ठीक है। एमसीक्यूज क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। बार बार आपको बहुत सारी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपका पेपर नंबर फर्स्ट होने वाला है। ऐसे ही हम लोग पेपर 2 करेंगे, ऐसे ही हम लोग पेपर 3 और सारी चीज़ें करेंगे। ओके, सो बिना देरी करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या बोला है। ओके, सो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज मेनली बेस्ड ऑन विच मॉडल। आपसे कहना चाह रहा है कि 1 सेकेंड कि भारतीय प्रशासन जो है वो मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो भारतीय प्रशासन है वो किस मॉडल पर आधारित है, तो वो आपका पार्लियामेंट्री मतलब संसदीय जो आपका प्रशासन है, भारतीय प्रशासन इसी मॉडल पे जो है वो आधारित है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच फीचर इंश्योर यूनिटी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय प्रशासन में एकता किससे सुनिश्चित होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो विच प्रिंसिपल। भारतीय प्रशासन जो है वो किस सिद्धांत का पालन करता है, इसके बारे में आपको बताना है। भारतीय प्रशासन के बारे में देखिए, वीडियो को आप स्पीड बढ़ाकर देखें तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, ठीक है। जितनी स्पीड आपको लगती है बेटर है। ऑप्शन आप सभी को पता है वीडियो में रहता है स्पीड बढ़ाने का। उसके साथ साथ आप पहले ट्राई करो खुद से आंसर करने का, ठीक है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे मेरे आंसर्स को देखो, ठीक है। तो ये चीज़ आप करो, ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तब तक आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर ट्राई करो, ठीक है। तो भारतीय प्रशासन जो है वो किस सिद्धांत का पालन करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि विच इज़ अ की फीचर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय प्रशासन की जो मुख्यतः विशेषता है वो क्या है। भारतीय प्रशासन की आपको यहाँ पे विशेषता के बारे में बताना है। तो वो विशेषता क्या है आपकी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अकाउंटेबल टू। जो भारतीय प्रशासन है वो किसके प्रति जो है वो उत्तरदायी है, इसके बारे में आपसे पूछा है। तो जो भारतीय प्रशासन है वो आपकी किसके प्रति उत्तरदायी है, तो वो आपका संसद के प्रति मतलब पार्लियामेंट के प्रति जो है वो उत्तरदायी है। आगे चलते हैं कि हु इज़ द हेड ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सचिवालय जो होता है उसका प्रमुख कौन होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जैसा कि आपको पता है जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं उसका हेड जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी ही, कैबिनेट सचिव ही होता है। ओके, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर से बता दूं ये वन शॉट रिवीजन है, सारी चीज़ें इसी वीडियो में कवर करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने इंग्लिश ऑलरेडी कवर कर लिया है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उसके भी बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। पूरा नहीं हुआ है लेकिन हाँ बहुत 3 वीडियो इंग्लिश के और 2 वीडियो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, वो भी हम लोग जल्दी से कंप्लीट करने वाले हैं। तो 5 वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं और ये 6ठा वीडियो है हमारा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का, ठीक है। बाकी किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए या किस टॉपिक का आपको पहले चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं पहले उसी पे वीडियो बना दूंगा। ओके, आगे चलते हैं
कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो क्या होता है, कैबिनेट सचिव जो है वो क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो कैबिनेट सचिव है वो क्या होता है, वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, मतलब प्रशासनिक प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं कि जो कैबिनेट सचिव जो होता है, मतलब कैबिनेट सचिवालय जो होती है वो किसकी सहायता करता है, सेक्रेटरी, हाँ सचिव होगा, कैबिनेट सचिव जो वो किसकी सहायता करता है बेसिकली, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो वो बेसिकली प्रधानमंत्री और मंत्री जो परिषद होते हैं, मतलब पीएम और कैबिनेट, इनकी सहायता करता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करें तो जो कैबिनेट सचिव होता है वो उसकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है, कौन जो है उसको अपॉइंट करता है। तो उसकी जो नियुक्ति होती है वो हमारे राष्ट्रपति जी जो हैं वो करते हैं, देश के जो राष्ट्रपति हैं वो कैबिनेट सचिव की जो है वो नियुक्ति करते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका कि जो कैबिनेट सचिवालय क्या सुनिश्चित करता है, इसके बारे में आपसे पूछा है। तो जो कैबिनेट सचिवालय होता है वो किसके बारे में सुनिश्चित करता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है आपका कोऑर्डिनेशन के बारे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। फिर आगे चलते हैं कि पीएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएमओ का पूर्ण रूप क्या है। तो जैसा कि आपको पता है ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस होता है। देखो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्टर से अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक है। आगे चलते हैं कि पीएमओ किसकी सहायता करता है, पीएमओ जो होता है ना वो किसकी सहायता करता है, किसके बारे में है। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जो है, जो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, उनकी सहायता करता है, ऑप्शन नंबर बी। अब सबको पता होता है कि प्राइम मिनिस्टर को ही प्रधानमंत्री कहा जाता है, ठीक है, तो ये मत कहना इसका हिंदी नहीं है, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं कि पीएमओ जो है वो किसका एग्जाम्पल है। तो बेसिकली पीएमओ किसका उदाहरण है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो पीएमओ जो है आपका वो किस चीज़ का उदाहरण है ये आपको बताना है। तो लाइन एजेंसी का, स्टाफ एजेंसी का, या फिर जुडिशियल एजेंसी का, तो ये बात आपको बतानी है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है जो पीएमओ आपका होता है वो आपका जो है वो स्टाफ एजेंसी, इसको अगर आप हिंदी में बोलोगे तब भी ये स्टाफ एजेंसी ही बोली जाती है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टाफ एजेंसी, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पीएमओ बिकम पावरफुल ड्यूरिंग, पीएमओ जो है वो शक्तिशाली कब था, किसके समय के, मतलब किस समय, यहाँ पे आपको समय के बारे में बताना है, किस एरा में बेसिकली, तो उस एरा का आपको नाम बताना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी एरा में, ठीक है। इंदिरा गांधी का जो एरा था उस टाइम में जो पीएमओ था वो बिकम बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन मिनिस्टर्स एंड सिविल सर्वेंट्स जो है इज बेस्ड ऑन, मंत्री और सिविल सेवकों के बीच में जो संबंध है वो आधारित है, किस चीज़ पे आधारित है। देखिए कुछ क्वेश्चन थे तो बीच में इंग्लिश में आ गए थे, तो क्वेश्चन जो थे वो हिंदी में थे। ऑप्शन आप चाहो तो आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो, और इतना तो आपको पता ही होगा कि इसका मतलब क्या है, थोड़ा बहुत तो आप जानते हो भाई, इतना तो ये ऐसा नहीं कि नहीं जानते हो। तो यहाँ से देखो फिर से जो है क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऊपर मैंने कई सारे क्वेश्चंस को हिंदी में समझाया भी है और ऑप्शन भी मैंने हिंदी में बताए हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन मिनिस्टर एंड सिविल सर्वेंट के बारे में आपसे पूछा है, मंत्री और सिविल सेवकाओं के बीच में संबंध आधारित है, किस चीज़ पर आधारित है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, राजनीतिक तटस्थता, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है, ओके। आगे चलते हैं कि हु इज़ पॉलिटिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपार्टमेंट वर्क, विभागीय कार्य के लिए राजनीतिक रूप से कौन जिम्मेदार होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्टर्स, मतलब मंत्री लोग होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। फिर आगे चलते हैं कि सिविल सर्वेंट जो है वो आर अकाउंटेबल टू, सिविल सेवक जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। आप नंबरिंग जो है वो उस पर मत ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं किस चीज़ को लेके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका मंत्री को लेके और मिनिस्टर्स को लेके, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। फिर आगे चलते हैं तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव रेफर्स टू, स्थायी कार्यपालिका जो है उसका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो स्थायी कार्यपालिका होती है वो क्या होती है, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सिविल सेवक, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है, ओके। आगे चलते हैं कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज मेनली डन बाय, नीति निर्माण जो है वो मुख्यतः किसके द्वारा जो है वो किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो नीति निर्माण जो है आपका मुख्यतः वो आपका मिनिस्टर, मतलब मंत्रियों के द्वारा किया जाता है, ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है डील्स विद, मतलब वित्त प्रशासन जो वो किससे संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो
तो जो वित्त प्रशासन आपका होता है वो बेसिकली आपका आय और व्यय से संबंधित होता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर से। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम। सरकार की मुख्य आय का जो है वो स्रोत क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जैसा कि आपको पता है सरकार का जो स्रोत है आय का वो टैक्सेस है, मतलब कर है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। फिर आगे चलते हैं कि फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज़, भारत में वित्तीय वर्ष जो है वो कौन सा होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो आपका टाइम पीरियड होता है अप्रैल से मार्च वाला। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। फिर बात करते हैं कि हु प्रिपेयर द बजट, बजट जो है वो कौन तैयार करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बजट जो है वो तैयार कौन करता है, तो बजट आपका फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, वित्त मंत्रालय जो होता है वो आपका बजट को तैयार करता है, ठीक है। फिर बात करें अगर हम लोग, तो बजट जो होता है इज़ प्रेजेंटेड इन लोकसभा, लोकसभा में बजट जो वो कौन प्रस्तुत करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो लोकसभा में जो बजट है आपका वो फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जो है वो प्रस्तुत करती हैं, ठीक है। बजट इज़ ऑल्सो नोन एज, जो बजट होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो बजट होता है आपका वो और किस नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय वितरण। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। आगे चलें तो विच आर्टिकल डील्स विद बजट, बजट से जो है वो कौन सा अनुच्छेद जो है वो संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है। कौन सा आर्टिकल, तो वो आपका होता है आर्टिकल 112, ठीक है, 112 आपका जो है वो बजट से संबंधित है। ओके, आगे चलते हैं तो वोट ऑन अकाउंट इज़, वोट ऑन अकाउंट जो है वो क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो वोट ऑन अकाउंट है आपका वो होता है टेम्परेरी फंड, ठीक है, अस्थायी निधि होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो कट मोशन जो है वो यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है, का उपयोग होता है किस चीज़ के लिए, इसका उपयोग होता है कट मोशन का, तो बेसिकली डिमांड जो होती हैं, मांगे जो होती हैं उनको कम करने के लिए, डिमांड। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे पूछा है कि हेड ऑफ द पीएमओ, पीएमओ जो होता है उसका प्रमुख कौन होता है। तो जैसे आपको वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा, पीएमओ का जो हेड होता है, ये मत बोलना कि पीएम होते हैं, ठीक है, पीएम नहीं होते। पीएमओ का जो हेड होता है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि मंत्रालय का जो नेतृत्व है वो कौन करता है, मतलब मिनिस्ट्रीज का जो नेतृत्व है वो कौन करेगा, तो मिनिस्टर्स ही करेंगे, जो मंत्री आपके होते हैं वही उसका नेतृत्व जो है वो करते हैं। आगे चलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, विभाग का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कौन होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो विभाग का प्रशासनिक प्रमुख जो है वो आपका सेक्रेटरी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं, डिपार्टमेंट्स फंक्शन अंडर, विभाग किसके अंतर्गत जो है वो कार्य करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो विभाग होते हैं डिपार्टमेंट्स वो बेसिकली मिनिस्ट्रीज, मंत्रालय जो होते हैं उनके अंडर जो है वो काम, अंडर में मतलब काम करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं कि जो सचिव होता है, सचिव, सेक्रेटरी मतलब जो है सचिव, सेक्रेटरी को हिंदी में सचिव बोलते हैं, वो किसके प्रति जो है वो उत्तरदायी होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बेसिकली जो मंत्री होते हैं मिनिस्टर्स, उनके प्रति जो है वो उत्तरदायी होता है, ठीक है। आगे चलें तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इज डन बाय, नीति का कार्यवाहन जो कार्यान्वयन, हाँ, कार्यान्वयन जो होता है वो कौन करता है, तो बेसिकली उसके बारे में आपको बताना है। तो वो कौन होता है आपका, तो सिविल सर्वेंट्स होते हैं आपके, ठीक है, जो सिविल सर्वेंट्स वगैरह होते हैं वो ये सब करते हैं। अच्छा, प्लानिंग का अगर योजना का अर्थ हमें बताना हो तो योजना का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे आपको योजना का अर्थ बताना है, तो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बताना है कि जो प्लानिंग है ना, मतलब ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट जो आपका है वही आपका क्या होता है, यहाँ पे प्लानिंग का मतलब होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। फिर प्लानिंग कमीशन जो था वो रिप्लेस्ड बाय, योजना आयोग जो था आपका प्लानिंग कमीशन, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो प्लानिंग कमीशन आपका जो था वो किसने जो है वो प्रतिस्थापित किया था, इसके बारे में आपको बताना है। रिप्लेस्ड बाय, प्रतिस्थापित, हाँ, तो वो कौन था प्लानिंग कमीशन जिसने रिप्लेस किया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपकी नीति आयोग थी। ऑप्शन नंबर बी, और नीति आयोग हिंदी में भी नीति आयोग ही अगर होता तो इतना तो पता ही आपको कि नीति आयोग है, ठीक है। फिर नीति आयोग वॉज फॉर्म्ड इन, नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो नीति आयोग जो है वो 200 कह रहा हूँ, हाँ, 215 में, मतलब 215 में नीति आयोग जो है उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 1 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है
कि नीति आयोग जो है वो प्रमोट करता है, नीति आयोग जो है क्या बढ़ावा देता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो नीति आयोग सेंट्रलाइजेशन को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऑप्शन नंबर बी। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हिंदी में कहते हैं सहकारी संघवाद। ओके, सहकारी संघवाद, जैसा कि आपको पता है कोऑपरेटिव का मतलब सहकारी और फेडरलिज्म का मतलब संघवाद। ठीक है, संघ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, संघवाद। ओके, संघवाद, ठीक है, सहकारी संघवाद। तो मैं यहाँ पे आपको हिंदी भी बताते चलूँगा। मान लो कोई बच्चा जिसको मान लो दिक्कत हो, बहुत कुछ वर्ड्स में मैंने नहीं लिखे हैं, मान लो अब कोई ऐसा बच्चा जिसको हिंदी ही चाहिए बिल्कुल, तो उसके लिए मैं बता दूंगा। यहाँ पे देखो, जैसे चेयरमैन जो होता है नीति आयोग का, अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो नीति आयोग होता है उसका अध्यक्ष आपका होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी होते हैं उसके अध्यक्ष नीति आयोग के, ठीक है, पीएमओ के नहीं, तो याद रखिएगा। फिर यहाँ पे बात करें कि रिपब्लिक पॉलिसी, जो लोक नीति होती है वो क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो लोक नीति है उसके बारे में आपको बताना है कि लोक नीति जो है वो क्या है। ठीक है, तो प्राइवेट डिसीजन है, गवर्नमेंट डिसीजन है, या पर्सनल प्लान है, बिजनेस आइडिया है। तो बेसिकली क्या है आपका, वो गवर्नमेंट का जो है वो डिसीजन होती है, पब्लिक पॉलिसी आपका जो है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट डिसीजन मतलब सरकार का फैसला, गवर्नमेंट डिसीजन मतलब सरकार का फैसला। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि पॉलिसी इवैल्यूएशन मीन्स, 27 में आपको बताना है कि पॉलिसी इवैल्यूएशन जो होता है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो नीति मूल्यांकन का अर्थ क्या है। तो बेसिकली जो नीति मूल्यांकन होता है उसका अर्थ क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन, रिव्यू, प्लानिंग या फिर ड्राफ्टिंग। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका रिव्यू। ठीक है, रिव्यू मतलब क्या है, समीक्षा। रिव्यू मतलब क्या है, समीक्षा। ठीक है, समीक्षा। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है। 28 में कह रहा है कि पब्लिक ओपिनियन इज मेड बाय, लोक नीतियाँ जो है वो कौन बनाता है। ठीक है, तो लोक नीतियाँ आपके जो है वो गवर्नमेंट मतलब सरकार बनाती है। ओके, ठीक है, जहाँ पे आपको मुझे लग रहा है ज़रूरत है, अभी देखो बहुत सारे क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश दोनों है, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं थी मैंने वहाँ बहुत जगह ऐड नहीं किया है। तो आपको लगता है कि अगर ज़रूरत है तो मैं वहाँ बताता चलूँगा। ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। पॉलिसी साइकिल इंक्लूड, नीति चक्र जो होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है इसके बारे में आपको बताना है कि नीति चक्र में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन या फिर सारी चीज़ें। तो जैसा कि आपको पता है जो नीति चक्र होता है उसमें क्या है आपका, सारी चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फॉर्मुलेशन की बात करें तो सूचीकरण होता है, और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो कार्यान्वयन होता है, और इवैल्यूएशन मतलब क्या है, मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट है। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, और देखते हैं कि 30 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इज डन एट, मतलब नीति कार्यान्वयन जो है वो किस स्तर पर होती है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, ग्राउंड लेवल पे, पार्लियामेंट लेवल पे, कोर्ट लेवल पे या फिर मीडिया लेवल पे। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे है कि ये आपकी ग्राउंड लेवल पे होती है। ग्राउंड लेवल मतलब ज़मीनी स्तर पे जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे आपको नौकरशाही क्या है, ब्यूरोक्रेसी बेसिकली क्या है, इसके बारे में आपको बताना है कि ब्यूरोक्रेसी आपकी जो है वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो पॉलिटिकल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। तो ब्यूरोक्रेसी आपकी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, मतलब प्रशासनिक व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मतलब प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, आगे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन, सिविल सर्वेंट आपके जो होते हैं, सिविल सेवक वो क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है कि जो आपके सिविल सर्वेंट होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो सिविल सर्वेंट आपके बेसिकली क्या होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, या फिर आपके जज होते हैं, या फिर सोल्जर होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, मतलब स्थायी कार्यपालिका जो होती है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विस इज डन बाय, जो सिविल सेवाओं में भर्ती होती है वो कौन कराता है, तो सभी को पता होगा यूपीएससी कराती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। यूपीएससी को संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए भी मैंने बता दिया। आगे चलते हैं, यूपीएससी क्या है, बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वो अभी सही हो जाएगा। ठीक है, यूपीएससी क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो यूपीएससी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो जैसा कि पता है आपके यूपीएससी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है,
अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को हम लोग हिंदी में बोलें तो संवैधानिक निकाय है, ठीक है, संवैधानिक निकाय। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 35 कि ब्यूरोक्रेसी जो है वर्क अंडर, नौकरशाही किसके अधीन कार्य करती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो नौकरशाही आपका जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करता है, ठीक है। बजट क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो बजट होता है आपका वो क्या होता है, तो बजट बेसिकली आपका, 1 सेकेंड, बजट आपका जो है बेसिकली क्या होता है, वो आपका एक फाइनेंशियल प्लान होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं कि बजट जो है वो कौन प्रस्तुत करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बजट जो आपका जो होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर, आपके वित्त मंत्री जो है वो प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो फाइनेंशियल कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड बाय, वित्त नियंत्रण जो है वो कौन करता है, तो इसका नियंत्रण जो है बेसिकली वो पार्लियामेंट करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है, ओके। आगे चलते हैं, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जामिन्स, लोक सेवा समिति जो है वो किस चीज़ की जांच करती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो एक्सपेंडिचर्स के बारे में, मतलब खर्च के बारे, जो खर्च होते हैं उनके बारे में वो जांच करती है, ठीक है। आगे चलते हैं कि एस्टिमेट्स कमेटी डील्स विद, अनुमान समिति जो है वो किससे संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है। जो एस्टिमेट कमेटी है वो किस चीज़ से जो है वो डील करती है। तो एस्टिमेट कमेटी आपकी बेसिकली जो है वो फ्यूचर एस्टिमेट्स के बारे में जो है वो डील करती है। फ्यूचर एस्टिमेट जो है आपके बेसिकली उनसे जो है वो डील करती है। तो अगर हम लोग बात करें फ्यूचर एस्टिमेट की, तो फ्यूचर एस्टिमेट क्या है आपके, फ्यूचर की बात हो मतलब भविष्य का अनुमान लगाती है, वो लगभग भविष्य का अनुमान के बारे में वो आपको बताती है, ठीक है। सीएजी इज़ अपॉइंटेड बाय, सीएजी की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, तो जैसा कि आपको पता है जो सीएजी है उसकी नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। अच्छा, सीएजी जो है वो क्या ऑडिट करता है, ऑडिट किसके बारे में, तो आपका क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट अकाउंट्स के बारे में जो है वो सीएजी देखता है, जो सरकार के खाता वगैरह होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं कि सीओजी रिपोर्ट्स टू, सीएजी जो है वो किसको रिपोर्ट देता है, किसको सारी चीज़ें बताता है इन्फॉर्मेशन। तो सीएजी जो है आपका बेसिकली वो पार्लियामेंट को सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देता है, ठीक है। आगे चलते हैं कि सीएजी जो है वो क्या सुनिश्चित करता है, किस चीज़ के बारे में वो चीज़ें, तो वो ट्रांसपेरेंसी जो है, ठीक है ना, चीज़ें जो मतलब ट्रांसपेरेंट रहें, ठीक है। सीएजी क्या है, तो जैसा कि आपको पता है जो सीएजी है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, ठीक है, एक क्या है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, ओके। आगे चलें, तो हु लिंक मिनिस्टर्स एंड सिविल सर्वेंट, मंत्री और सिविल सेवाओं के बीच में कड़ी कौन है, कौन जो है वो एक कड़ी जोड़ता है इन दोनों के बीच में, तो वो कौन हो जाएगा, तो वो बेसिकली आपका सेक्रेटरी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीरो बेस्ड बजट, बजटिंग मीन्स, मतलब शून्य आधारित जो बजट होता है उसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो शून्य आधारित बजट आपका होता है वो क्या होता है, वो आपका बेसिकली स्टार्टिंग विद जीरो, मतलब शून्य से शुरुआत होती है उसमें। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं, तो जो पार्लियामेंट कंट्रोल करती है फाइनेंस को थ्रू, किसके थ्रू, संसद जो होता है वित्त पर नियंत्रण करती है। तो वित्त जो होता है उस पर नियंत्रण संसद कैसे करती है, वो आपका कमेटी बिठा के डिबेट से और बजट अप्रूवल, मतलब ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट है। फिर जैसा कि आपको पता है कि मनी बिल जो है कैन बी इंट्रोड्यूस इन, मनी बिल जो है वो कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो मनी बिल आपका जो है वो लोकसभा जो होता है आपका लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। फिर हु सर्टिफाइज मनी बिल, मनी बिल को जो है प्रमाणित कौन करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जैसा कि आपको पता है मनी बिल जो होता है उसको जो स्पीकर होते हैं वही जो है वो उसको प्रमाणित करते हैं, ओके। अच्छा, राज्यसभा जो होती है आपकी, यहाँ पे बोला है कि राज्यसभा जो है कैन डिले मनी बिल्स फॉर, राज्यसभा जो है मनी बिल को कितने दिन तक रोक सकती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो राज्यसभा जो है वो मनी बिल को कितने दिन तक रोक सकती है, तो वो बेसिकली लगभग 14 दिन के लिए जो है वो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। राज्यसभा मनी बिल को 14 दिन तक जो है वो रोक सकती है, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो है एक्ट एज अ, कैबिनेट सचिव किस रूप में कार्य करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो कैबिनेट सचिव होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली वो एडवाइस करते हैं पीएम को, उसके साथ साथ कोऑर्डिनेट भी करते हैं, कोऑर्डिनेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और हेड होते हैं सिविल सर्विस के। तो यहाँ से आपके सारे ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि विच कमेटी इज सर्विस बाय कैबिनेट सेक्रेटरीट, तो कैबिनेट सचिवालय जो होते हैं वो किस समिति की जो है वो सेवा करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो
तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका कैबिनेट कमेटी। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। फिर बात करते हैं कि कैबिनेट सचिवालय जो होता है वो किसके विकसित हुआ, सॉरी किससे जो है वो विकसित हुआ, इसके बारे में आपको बताना है किससे विकसित हुआ था। तो वो क्या था आपका, ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम था। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं तो रियल स्ट्रेंथ जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं, मतलब सचिवालय जो है सेक्रेटरीट लाई इन, एक तो सेक्रेटरी और सेक्रेट है ना, तो वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। कैबिनेट सचिवालय जो है, सचिवालय की वास्तविक शक्तियां जो है वो किसमें निहित होती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो कोऑर्डिनेशन में होती हैं। ऑप्शन नंबर बी। फिर पीएमओ इज क्रिटिसाइज्ड फॉर, पीएमओ की जो आलोचना है वो किस कारण से होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो पीएमओ होती है उसकी आलोचना जो है वो ओवर सेंट्रलाइजेशन की वजह से होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं तो पीएमओ एक्ट एज अ लिंक बिटवीन, पीएमओ किसके बीच जो है वो कड़ी का कार्य करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पीएमओ पीएम और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो है वो एक कड़ी का काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं तो एक्सपेंशन ऑफ पीएमओ इंडिकेट्स, पीएमओ का जो विस्तार है वो क्या दर्शाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो पीएमओ का विस्तार है वो क्या दर्शाता है, वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है उसको दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। ठीक है, फिर जो पीएमओ है वो किस चीज़ का उदाहरण है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पीएमओ जो है आपका वो क्या है, तो पीएमओ आपका जो है वो क्या है, एक आपकी स्टाफ एजेंसी है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं तो पीएमओ गेन प्रोमेंसी आफ्टर, प्रोमेंसी जो है वो पीएमओ को जो है वो प्रमुखता कब मिली थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो 1970s में मिली थी। ओके, 1970 में। ठीक है, सचिव किस रूप में जो है वो कार्य करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो सचिव होता है वो बेसिकली आपका जो है पॉलिटिकल एडवाइजर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डॉक्ट्राइन ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, मंत्री परिषद उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वो क्या दर्शाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो बेसिकली मिनिस्ट्री जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी, मतलब मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल जो है, मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, इन चीज़ को जो है वो दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरी अराइजेस ड्यू टू, मंत्री और सचिव के बीच में जो संघर्ष होता है वो क्यों होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो संघर्ष है वो बेसिकली उसके सारे कारण है, पॉलिसी डिफरेंसेस है, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन इशू है। तो ऑप्शन डी आपका जो है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं तो सेक्रेटेरिएट सिस्टम इंश्योर, सचिवालय प्रणाली जो वो क्या सुनिश्चित करती है, इसके बारे में आपको बताना है। 1 सेकेंड, सॉरी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के बारे में। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं कि लाइन एजेंसी जो होती है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, लाइन एजेंसी किसके लिए जिम्मेदार होती है। तो लाइन एजेंसी आपकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं कि प्लानिंग इन इंडिया इनिशियली फॉलोड, भारत में प्रारंभिक योजना किस मॉडल पर जो है वो आधारित होती है। तो भारत में प्रारंभिक योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित है, तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी पे आधारित है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, नीति आयोग जो है वो डिफरेंट फ्रॉम प्लानिंग कमीशन बिकॉज, नीति आयोग जो है वो योजना आयोग से भिन्न है क्योंकि, तो क्यों भिन्न है इसके बारे में आपको बताना है। बिकॉज इट इज़ एडवाइजरी बॉडी, ये क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी है, इसलिए क्या है ये भिन्न है। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉटम अप अप्रोचेज इज एम्फेसाइज्ड बाय, नीचे से ऊपर दृष्टिकोण किसके द्वारा जो है वो जोर दिया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो आपका नीति आयोग है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मींस, सहकारी संघवाद का अर्थ क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोऑपरेटिव बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है कि थिंक टैंक रोल इज प्लेड बाय, थिंक टैंक की जो भूमिका है वो कौन निभाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो नीति आयोग जो है वो इसकी भूमिका निभाता है। ओके, फिर आगे चलते हैं कि इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पॉलिसी वाज गिवन बाय, नीति का वृद्धिशील मॉडल जो वो किसने दिया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये मॉडल जो है वो लिंडब्लॉम ने जो है वो दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। फिर रैशनल मॉडल जो है वो किस चीज़ पे जो है वो केंद्रित है, इसके बारे में आपको बताना है किस चीज़ पे वो केंद्र, मतलब ध्यान बेसिकली देता है किस चीज़ के बारे में है। तो वो मैक्सिमम बेनिफिट्स के बारे में हमें बताता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। पॉलिसी फेलियर जो है अकर्स ड्यू टू, नीति विफलता जो है उसका क्या कारण है, का कारण जो है वो क्या है, इसके बारे में आपको बताना है।
तो वो पुअर इम्प्लीमेंटेशन है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, या फिर ऑल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक पॉलिसी रिफ्लेक्ट्स की बात करें तो लोक नीति जो है वो क्या दर्शाती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो लोक नीति बेसिकली गवर्नमेंट इंटेंट को भी दर्शाती है, सोशल नीड्स को भी दर्शाती है, और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को भी दर्शाती है। वो सारी चीज़ें जो है उनको दर्शाती है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो इवैल्यूएशन इंश्योर्स, मूल्यांकन जो है वो क्या सुनिश्चित करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो मूल्यांकन अकाउंटेबिलिटी जो है उसको सुनिश्चित करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि मैक्स वेबर जो है एम्फेसाइज्ड, मैक्स वेबर जो है ने किस पर जोर दिया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो उन्होंने बेसिकली जो है वो रैशनल लीगल अथॉरिटी पे जो है वो जोर दिया था, ओके। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। रेड टैपिज्म रेफर्स टू, रेड टैपिज्म जो है वो उसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो डिले होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है, ओके। तो न्यूट्रलिटी ऑफ सिविल सर्विस मीन्स, सिविल सेवाओं की तटस्थता जो है उसका क्या अर्थ है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इक्वल सर्विसेज टू ऑल द गवर्नमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। फिर बात करें अगर यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे सॉरी एक वर्ड हट गया यहाँ से, तो ये ए होगा बेसिकली आपका, ठीक है ना। एनॉयमिटी जो है ऑफ सिविल सर्वेंट मीन्स, सिविल सेवकाओं की जो गुमनामी जो है उसका अर्थ क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्टर्स टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा फिर आगे चलते हैं, तो जीरो बेस्ड बजटिंग मीन्स, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है आपका फ्रेश जस्टिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। फिर आगे बात करें तो आउटकम बजट फोकसेस ऑन, आउटकम बजट जो वो किस पर केंद्रित है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजल्ट पे जो है वो आधारित है, ठीक है। फिर अगर बात करें तो वोट ऑन अकाउंट्स अलाउ, जो वोट ऑन अकाउंट है वो क्या अनुमति देता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो वोट ऑन अकाउंट है वो बेसिकली आपका टेम्परेरी एक्सपेंडिचर जो है उस पर आपके उस चीज़ की जो आपका है वो अनुमति देता है, ठीक है। बात करें तो फाइनेंस कमीशन जो है वो वित्त आयोग जो है वो एक क्या है। तो वित्त आयोग जो बेसिकली है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है, ओके। आगे चलते हैं, फिस्कल डेफिक्ट मीन्स, राजकोषीय घाटा क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये है आपका गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। फिर पीएसी इज चेयर्ड बाय, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसके अध्यक्ष होते हैं अपोजिशन मेंबर जो है वो इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। एस्टिमेट कमेटी जो होती है हैज़ मेंबर फ्रॉम, अनुमान समिति में सदस्य किससे होते हैं, मतलब कहाँ से इसके सदस्य जो है वो किस विभाग से जो है जुड़े होते हैं। तो वो बेसिकली लोकसभा के लोग होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। फिर अगर हम लोग बात करें तो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एग्जामिन, लोक उपक्रम समिति जो है वो क्या जांचती है, किसके बारे में जांच करती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बेसिकली पीएसयूएस के बारे में जो है वो जांच करती है, ठीक है। अब बात करें सीएजी इज गार्जियन ऑफ, सीएजी जो है वो किसका संरक्षक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सीएजी बेसिकली पब्लिक परस्यू के बारे में जो है वो उसका संरक्षक है। ऑडिट इंश्योर, ऑडिट क्या जो है वो सुनिश्चित करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, वो सारी चीज़ों को जो है वो सुनिश्चित करता है, ठीक है। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है आपका कि एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स जो होते हैं, प्रशासनिक सुधार, उनका उद्देश्य क्या होता है। तो जो प्रशासनिक सुधार होते हैं उनका उद्देश्य होता है एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंटी और अकाउंटेबिलिटी, सारे ऑप्शन, ठीक है। ये तो आई थिंक सेम क्वेश्चन है। गुड गवर्नेंस इंक्लूड्स, सुशासन में क्या शामिल होता है। तो बेसिकली जो सुशासन होता है उसमें भी आपकी ये सारी चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। ई गवर्नेंस जो होती है वो क्या प्रमोट करती है, मतलब ई गवर्नेंस किसको बढ़ावा देती है। तो ई गवर्नेंस बेसिकली आपका जो है एफिशिएंसी को जो है वो बढ़ावा देती है, ओके। ऑप्शन नंबर बी। फिर अगर हम लोग बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कंट्रोल, प्रशासनिक कानून जो होते हैं वो किसे नियंत्रित करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो प्रशासनिक कानून है वो नियंत्रण करते हैं किस चीज़ को, तो वो एग्जीक्यूटिव को नियंत्रण करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, 1 सेकेंड, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है कि 1 सेकेंड, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाँ, कि अ पॉलिसी इज वेल डिजाइन बट फेल ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट, दिस इंडिकेट, कह रहा है कि एक नीति अच्छी बनी है लेकिन विभागों के बीच में
समन्वय की कमी से जो है वो विफल हो जाती है। तो ये क्या दर्शाता है, क्या कारण होते हैं इसके पीछे, ये आपको बताना है। तो सिंपल सा कारण है एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओके, फिर आगे चलते हैं कि अ मिनिस्टर इग्नोर्स एडवाइस ऑफ सेक्रेटरी लीडिंग टू पॉलिसी फेलियर, दिस शोज। मंत्री सचिव की सलाह को अनदेखा करता है और नीति विफल हो जाती है। तो इसका क्या, ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो ये ब्रेकडाउन ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है उनके ब्रेकडाउन को दर्शाती हैं। ठीक है। इफ सीएजी फाइंड्स इरेगुलरिटी बट नो एक्शन इज टेकन, इट इंडिकेट्स वीकनेस ऑफ। यदि सीएजी अनियमितता पाता है लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इस केस में जो है वो किसे जो है वो कमज़ोर माना जाता है, किसकी जिम्मेदारी होती है, मतलब यह किसकी कमजोरी है। कमजोरी के बारे में आपको बताना है। तो वह किसकी कमजोरी है, तो वो पार्लियामेंट की कमजोरी होती है। ठीक है, आगे चलें। तो विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी, वेबेरियन नौकरशाही की विशेषता नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो है आपका पॉलिटिकल लॉयल्टी, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। शैडो ऑफ हायरार्की कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू, शैडो ऑफ हायरार्की जो वो किससे संबंधित है इसके बारे में आपको बताना है। तो वो किस चीज़ से संबंधित है, तो वो ब्यूरोक्रेसी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, आगे चलें। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेचर रिड्यूसेस, प्रत्यायोजित जो विधायन है वो क्या काम करता है इसके बारे में आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका लेजिस्लेटिव बर्डन, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इज वीकेस्ट वन, वित्तीय उत्तरदायित्व जो है वो सबसे कमजोर कब होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे कमजोर होता है वो वीक पार्लियामेंट में। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। फिर आगे चलते हैं। तो विच बॉडी हैज़ नो रोल इन फाइनेंशियल कंट्रोल, किस संस्थान की वित्त नियंत्रण में भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो यूपीएससी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्रिशन में लीड्स टू, प्रशासनिक विवेक जो है वो क्या उत्पन्न करता है इसके बारे में आपको बताना है। तो वो क्या उत्पन्न करता है, वो बेसिकली करप्शन को और फ्लेक्सिबिलिटी, बोथ बी एंड सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर विच इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट, सिविल सेवकाओं की उत्तरदायित्व जो है वो कौन सुनिश्चित करता है इसके बारे में आपको बताना है। तो पार्लियामेंट, मिनिस्टर, जुडिशियल, ये सारे लोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। फिर पॉलिसी पैरालाइजेज रेफर्स टू, नीति गतिरोध जो है वो उसका क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। तो नो डिसीजन मेकिंग, इसका अर्थ क्या होता है, नो डिसीजन मेकिंग। आगे चलते हैं। तो रेड टैपिज्म इफेक्ट्स, रेड टैपिज्म जो है वो किसे प्रभावित करती है इसके बारे में आपको बताना है। तो जो रेड टैपिज्म है वो एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंटी, अकाउंटेबिलिटी, सारी चीज़ों को प्रभावित करती है। ओके, फिर अगर आगे बात करें तो हु एक्ट एज लिंक पिन बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका के बीच कड़ी कौन है इसके बारे में आपको बताना है। लिंक कौन है, तो वो सेक्रेटरी होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ पीएमओ, इनमें से पीएमओ का कार्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो पीएमओ का कार्य है आप नहीं है जुडिशियल रिव्यू, बाकी सारे काम हैं उसके। नीति आयोग जो है वो किस चीज़ को बढ़ावा देती है इसके बारे में आपको बताना है। तो नीति आयोग आपका कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी बढ़ावा देती है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, मतलब बोथ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो रियल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं इन इंडिया, मतलब भारत में वास्तविक कार्यपालिका जो है वो कौन है इसके बारे में आपको बताना है। तो पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। बजट डेफिक्ट्स लीड्स टू, बजट के जो घाटा है वो किस और ले जाता है इसके बारे में आपको बताना है। बजट में मान लो घाटा वगैरह होता है तो इन्फ्लेशन, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, फिर बात करें तो इफ ब्यूरोक्रेसी बिकम्स पॉलिटिसाइज्ड इट विल, यदि नौकरशाही राजनीतिक हो जाए तो उस केस में क्या होगा, क्या समस्याएं होंगी। तो रिड्यूस एफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट होगा। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल, संसदीय नियंत्रण का सबसे मजबूत साधन जो है वो क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो वो कमिटीज़ हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, ऑडिट जो है वो विदाउट फॉलो अप लीड्स टू, ऑडिट बिना कार्रवाई के क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। ऑडिट बिना कार्रवाई के क्या होता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकाउंटेबल, एफिशिएंसी, करप्शन, ऑल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स आर नेसेसरी ड्यू टू, प्रशासनिक जो सुधार हैं वो क्यों आवश्यक हैं।
तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चेंजिंग सोसाइटी के लिए, टेक्नोलॉजी या गवर्नेंस नीड के लिए। तो सारी चीज़ों के लिए जो आपका है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है वो जरूरी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विच कॉन्सेप्ट इज अपोजिट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व का विपरीत क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो उत्तरदायित्व है इसका विपरीत क्या है आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, फिर पॉलिसी सक्सेस डिपेंड मेनली ऑन, नीति की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। जो पॉलिसी वगैरह होती हैं तो उसकी सफलता आपका इम्प्लीमेंटेशन पे जो है वो निर्भर करती है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आपको बताना है कि ये जो 4 स्टेटमेंट है कौन कौन सी करेक्ट है आपकी, कि पीएमओ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो है इज अ स्टाफ एजेंसी, नीति आयोग इज एडवाइजरी, या फिर सीएजी इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो इनमें से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें से आपकी दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट ही करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए। फिर पीएससी एग्जामिन सीएजी रिपोर्ट्स, एस्टिमेट कमेटी एग्जामिन फर्दर एक्सपेंडिचर, या ओपीयू एग्जामिन पीएसयूएस, या ऑल कमिटीज आर फ्रॉम राज्यसभा। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो आपकी पहली, दूसरी और तीसरी ये 3 स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी इज न्यूट्रल, ब्यूरोक्रेसी इज परमानेंट, ब्यूरोक्रेसी इज पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबल। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी जो है वो पहली और दूसरी स्टेटमेंट आपकी जो है वो करेक्ट है। ओके, फिर हम लोग बात करें तो पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड सेंट्रली बट फेल इन स्टेट ड्यू टू लैक ऑफ कॉपरेशन, दिस रिफ्लेक्ट। केंद्र में बनी नीतियां राज्य में सहयोग की कमी से विफल हो जाती हैं, तो ये क्या जो है वो दर्शाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फेलियर ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं तो आ सेक्रेटरी डिले डिसीजन ड्यू टू एक्सेसिव प्रोसीजर्स, दिस शोज। कह रहे एक सचिव जो अत्यधिक प्रतिक्रियाओं के कारण निर्णय में देरी करता है, तो ये क्या दर्शाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो रेड टैपिज्म को जो है बेसिकली दर्शाता है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि आ सेक्रेटरी डिले, ये तो हो गया। पीएमओ डायरेक्टली इंटरवेंशंस इन मिनिस्ट्री रिड्यूसिंग ऑटोनॉमी, दिस इंडिकेट्स। पीएमओ मंत्रालय में हस्तक्षेप करता है, यह क्या दर्शाता है, क्यों वो हस्तक्षेप करता है, क्योंकि ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरिएट। ओके, कौन सा फंक्शन नहीं है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलिसी एग्जीक्यूशन। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। विच बॉडी हैज रिकमेंडेटरी पावर्स ओनली, किस बॉडी के पास सिर्फ रिकमेंडेटरी पावर्स होती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो नीति आयोग होता है, उसके पास रिकमेंडेटरी पावर्स होती हैं। ओके, फिर बात करें हु इंश्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को कौन इंश्योर करता है, तो वो सीएजी जो है वो इंश्योर करती है। ओके, बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी इज वीक एंड वन। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका वीक कमिटीज की वजह से। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, ओवर सेंट्रलाइजेशन लीड्स टू, अत्याधिक केंद्रीकरण जो है उससे क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो आपका डिले होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। फिर बात करें तो कोऑर्डिनेशन फेलियर्स मेनली अफेक्ट, समन्वय की विफलता किसे जो है वो प्रभावित करती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो इम्प्लीमेंटेशन को प्रभावित करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सिविल सर्वेंट जो है वो इन्फ्लुएंसेस पॉलिसी थ्रू, सिविल सेवक जो है वो नीतियों को कैसे मतलब जो प्रभावित करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो एडवाइस देकर, ये भी सही, इम्प्लीमेंटेशन और एक्सपर्टीज, सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ से सही हैं। पॉलिसी सक्सेस जो होता है बेसिकली किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो पॉलिसी सक्सेस आपका जो है वो पॉलिटिकल विल, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और रिसोर्सेज, सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ओके, फिर बात करें तो गुड गवर्नेंस जो है वो उसको क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो गुड गवर्नेंस को ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ओके, फिर ई गवर्नेंस जो होता है वो किस चीज़ को रिड्यूस करता है, तो ई गवर्नेंस करप्शन को जो है वो रिड्यूस करता है। ठीक है, जहाँ पब्लिक डीलिंग कम होगी करप्शन कम होगा। ओके, उसके साथ साथ आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं 1 सेकेंड। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फेल इन स्टेट ड्यू टू पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ऑफिशियली। ये क्या दिखाता है, केंद्रीय प्रायोजित योजना राज्य में
समन्वय की कमी से जो विफल हो जाती हैं, ये क्या चीज़ को दर्शाता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, कि ये जो है ना वो क्या दर्शाता है, तो ये बेसिकली फेडरल कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं। ठीक है, कि सिविल सर्वेंट स्ट्रिक्टली फॉलो रूल्स इवन व्हेन फ्लेक्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड लीडिंग टू डिले, दिस इंडिकेट्स। सिविल सेवक नियमों का कठोर पालन करता है जिससे देरी होती है, तो ये क्या दर्शाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो रेड टैपिज्म को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। मिनिस्टर फ्रीक्वेंटली इंटरफेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन इग्नोरिंग एक्सपर्ट एडवाइस, ये क्या दर्शाता है, मंत्री विशेषज्ञ सलाह को नजरअंदाज कर हस्तक्षेप करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू किसकी वजह से, पॉलिसी फेलियर की वजह से। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। ठीक है, फिर बात करें तो इफ पार्लियामेंट फेल टू एक्ट ऑन सीएजी रिपोर्ट इट रिजल्ट इन, यदि संसद सीएजी रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करती तो क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है आपका वीक फाइनेंशियल कंट्रोल की वजह से। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अ पॉलिसी इज वेल डिजाइन बट लैक इंश्योर्ड ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन, दिस रिफ्लेक्ट, नीति अच्छी है लेकिन संसाधन नहीं है, तो ये क्या दर्शाती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इम्प्लीमेंटेशन फेलियर। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है। तो देखिए, कह रहा है कि इफ ब्यूरोक्रेसी डोमिनेट्स पॉलिसी मेकिंग इट लीड्स टू, यदि नौकरशाही नीति निर्णय में हावी हो जाते हैं तो क्या होगा उस केस में, तो आपका ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। वीक कोऑर्डिनेशन जो होता है बिटवीन मिनिस्टर्स के बीच में, मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी जो है वो क्या होता है, तो बेसिकली वो कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। ठीक है, फिर पॉलिसी इवैल्यूएशन हेल्प्स इन, जो नीति मूल्यांकन है वो किस में सहायक होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो बेसिकली किस में सहायक होती है, तो वो इम्प्रूवमेंट में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, फिर आगे चलते हैं कि विच इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, की अकाउंटेबिलिटी को कौन इंश्योर करता है, तो वो बेसिकली सीएजी जो है वो इंश्योर करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1 सेकेंड रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये सब तो करा दिया है मैंने, कुछ चीज़ें यहाँ पे पहले ऑलरेडी हो चुकी है ना, इस वजह से जो है हम लोग थोड़ा ऊपर चलते हैं। हाँ, और देखते हैं कि फिर कौन कौन सी चीज़ें हमारी जो हैं बची हुई हैं। ओके, तो 1 सेकेंड में चेक कर लेता हूँ एक बार, थोड़ा सा रुक जाइएगा। तो देखिए, यहाँ से हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ, यहाँ से करते हैं कि ये क्वेश्चन है हमारा, और देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि द डॉक्ट्राइन ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लाइज, यहाँ पे बोल रहा है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या इम्प्लाइज करती है, मंत्री स्त्री उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वो क्या दर्शाता है, इसके बारे में आपको बताना है कि ये जो सिद्धांत है ना वो क्या दर्शाता है। सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो सुप्रीम होते हैं, इसके बारे में बताता है, या फिर आपको बताता है कि 1 सेकेंड, या फिर बताता है कि मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मिनिस्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। तो फिस्कल पॉलिसीज रिलेटेड टू, राजकोषीय नीति किससे संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये बेसिकली टैक्स और एक्सपेंडिचर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 सेकेंड। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु इज़ रियल एग्जीक्यूटिव, वास्तविक कार्यपालिका जो है वो कौन सी है, इसके बारे में आपको बताना है। तो वास्तविक कार्यपालिका आपका जो है वो प्रेसिडेंट है, नहीं, मिनिस्टर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हु इंश्योर लीगैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय की वैधता जो है वो कौन सुनिश्चित करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीएजी। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर आगे चलते हैं कि जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो क्या इंश्योर करता है, वित्त प्रशासन जो है वो क्या सुनिश्चित करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो सारी चीज़ों को जो यहाँ से वो सुनिश्चित करता है। फिर बात करें तो मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू, मिनिस्टर जो है मंत्री किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो वो पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। और जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो किस चीज़ के लिए होते हैं उत्तरदायी, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो मिनिस्टर्स के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है,
अब फिर हम लोग आगे बात करें तो बजट क्या है, इज अ टूल ऑफ, किस चीज़ का टूल है, तो कंट्रोल का, प्लानिंग और पॉलिसी सारे का टूल है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट है। विच कमिटी चेक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, कौन सी समिति अपव्यय की जांच करती है, इसके बारे में आपको बताना है। कौन सी समिति है वो, तो एस्टिमेट कमेटी है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। ओके।